हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग उसमें 5 टॉपिक करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं, परमाणु मिशन। जो है अभी जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में ये परमाणु मिशन की बात की गई है। हम देखेंगे कि परमाणु मिशन में क्या बात की गई है, क्या लक्ष्य है। ठीक है, उस लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे और क्यों महत्वपूर्ण है। उसी तरह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण भी अभी एक चर्चा में है। क्यों चर्चा में है वो भी देखेंगे, और इसका क्या कार्य है और इस पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है उसको भी देखेंगे। उसी तरह ज्ञान भारतम मिशन है, इसको भी बजट में घोषित किया गया है, और इसमें क्या इसका उद्देश्य है पेश करने के पीछे और क्या लक्ष्य है उसको देखेंगे। साथ ही फरलो और पैरोल, इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, ये भी अभी चर्चा में है। ठीक है, क्यों चर्चा में ये भी देखेंगे, साथ साथ इसके क्या कॉन्सेप्ट है और इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है उसको भी देखेंगे। इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा पीटी ओरिएंटेड, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसके लिए साथ में हमारा जो 5वां जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है वो भी देखेंगे, साथ साथ इसका क्या रोल है और क्या इसकी भूमिका है वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है परमाणु मिशन। परमाणु मिशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु मिशन की घोषणा की गई है, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया। ठीक है, तो परमाणु मिशन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। परमाणु मिशन भारत की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जो परमाणु ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरने में सक्षम बनाता है। अब इस लाइन से आप समझने की कोशिश कीजिए कि परमाणु ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा के स्रोत में, अभी भारत का क्या है, प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रमुख ऊर्जा का स्रोत जो है हमारा कोयला है। ठीक है, मतलब जीवाश्म ईंधन एक तरीके से आप कह सकते हैं। ईंधन पे हमारी डिपेंडेंसी है ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब भारत क्या है कि अभी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है। ये लोग आप न्यूज में भी पढ़े होंगे और सिलेबस में भी आ रहा है बार बार। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस ऊर्जा को, जीवाश्म ऊर्जा को, स्वच्छ ऊर्जा नहीं माना जाता। इससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कारण तो ये है कि हम स्वच्छ ऊर्जा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा का क्या क्या है, एक सौर ऊर्जा भी है, परमाणु ऊर्जा भी उसी में आता है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में हम यह 3% के आसपास ही अभी उत्पादन कर पाते हैं। भारत का जो कुल ऊर्जा का जो उत्पादन है, उसमें 3% के आसपास ही हम परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो जो ये लक्ष्य बनाया गया परमाणु मिशन, इसलिए बजट में लाया गया है कि परमाणु ऊर्जा को हम प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसको ला सके, उसकी भूमिका को बढ़ा सके। इसी के लिए हमने जो है 2005 में, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2005 में हमने अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता भी किया था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हम अपने जितने भी परमाणु की ऊर्जा के सेंटर हैं उसको सिविल यूज के लिए हमने अमेरिका से खोल दिया, अमेरिका के लिए खोल दिया। और परमाणु ऊर्जा में, जिससे पहले हम 2% के आसपास ही थे, अभी थोड़ा सा हमारा इसलिए बढ़ा भी है, क्योंकि हमने उसके लिए जो यूरेनियम होता है, जितने भी परमाणु न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स होते हैं, वहां से हमने उस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के मेंबर नहीं होने के बाद भी अमेरिका से समझौता होने का ये प्रतिफल हुआ कि हम उसके मेंबर ना होते हुए भी हम वहां से उन देशों से खरीद पाए। जो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए क्या होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, हमारे पास थोरियम है लेकिन यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम को हमको आयात करना पड़ता है, तो उसमें एक छूट दी गई। इसके पीछे की कहानी है। ठीक है, बस मोटा मोटी आप ये समझिए कि हम जब 2005 में जब समझौता करते हैं अमेरिका से, तो वहां से हमको जो है परमाणु ऊर्जा में हेल्प मिलता है उसके उत्पादन करने में, और जिसका प्रतिफल ये होता है कि हम इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज की जो हमारा जो लक्ष्य है नेट जीरो का और प्लस स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का, हम उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम इस प्रकार के ऊर्जा पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी शामिल है। फिलहाल परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, आत्मनिर्भरता, अब मान लीजिए कि हम डिपेंडेंट हैं यूरेनियम के लिए, कहां पे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स पे, कि हमको यूरेनियम वहां से मिलेगा। अगर हम इस ऊर्जा को
बनाने के अन्य स्रोतों को भी प्राप्त कर पाए। मान लीजिए कि थोरियम से भी बनता है परमाणु ऊर्जा, तो थोरियम से क्या है ना कि थोड़ा वो जो टेक्निक अभी भारत को उतना बड़े स्तर पे उसको नहीं प्राप्त कर पाया है। अगर वो थोरियम के से सही तरीके से बनाने में इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है तो परमाणु ऊर्जा में कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलेगी प्राप्त करने में। तो आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा भी, भाई ऊर्जा सुरक्षा कैसे प्राप्त होगा लोगों को, जब जितनी ऊर्जा की डिमांड है उतना हमारे पास उपलब्ध हो, और भविष्य में भी उसका ऐसी संभावना ना हो कि वो हमारी उपलब्धता छीने। ठीक है, तो उसको ऊर्जा सुरक्षा हम कह सकते हैं। तो ये भारत की जो प्रतिबद्धता है इसके प्रति वो ये मिशन के द्वारा निर्धारित होता है या पता चलता है। ठीक है, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। एक तो दो चीजें हो गई इसमें। अब देखिए, एक दो हो गई कि एक तो ऊर्जा सुरक्षा में देना चाह रहा है, ऊर्जा सुरक्षा देना चाह रहा है लोगों को, और दूसरा क्या है कि 2047 तक हम वैश्विक नेता भी बन पाए इस क्षेत्र में। अभी हम वैश्विक नेता नहीं है क्योंकि हमारी उत्पादकता कम है परमाणु ऊर्जा में। तो 2047 तक हमारे देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएगा। तो उस वहां तक ये निर्धारित ये कर रहा है कि हम इतनी उत्पादकता बढ़ा ले कि हम इसमें एक लीडर बन पाए, ताकि हम निर्यात करने की स्थिति में आ जाएं परमाणु ऊर्जा को। ठीक है, अब देखिए मिशन का उद्देश्य। अभी तो क्या था, मोटा मोटी आप लोगों ने उसमें समझा, घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, पहला आप समझ पा रहे होंगे परमाणु ऊर्जा क्यों हमको क्षमता बढ़ाना है। इंट्रो में ही आप समझ गए होंगे कि बढ़ाना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, आवश्यकता बढ़ेगी और साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा, ये दोनों हमारी जरूरत है। आवश्यकता बढ़ेगी तो हमको अन्य चीजों पे, कोयला ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन के अलावा हमको कहीं और भी शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आवश्यकता की पूर्ति होती हो तो हम सौर ऊर्जा पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, परमाणु ऊर्जा पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा जो है हमारा लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा, जिससे हमारा प्रदूषण जो है नियंत्रित हो। और जो हमारा लक्ष्य है नेट जीरो का, हम उसमें कुछ तो सफल हो, धीरे धीरे ही सफल हो। तो जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे तभी ये हमारी क्षमता है, घरेलू क्षमता को बढ़ाना है, इसलिए क्योंकि हमारी आवश्यकता है। दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब इसमें निजी क्षेत्र को भी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के लिए उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को लागू करना। वही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तभी हम स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर पाएंगे। मान लीजिए कि जितने भी जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन हो रहे हैं वहां पे विवाद यही हो जा रहा है विकसित और विकासशील देशों में। क्या विवाद हो जा रहा है कि जो स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो टेक्निक महंगी है, वो टेक्निक विकासशील देश या लिस्ट डेवलप के पास वो नहीं है। तो जिसके लिए जो फंड बनाना चाहिए वहां पे, इसलिए अमेरिका देखिएगा कि पेरिस सम्मेलन के बाद से वो अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि अमेरिका क्या है कि खर्च में कटौती कर रहा है, उसमें कई आगे चीजें आप देख रहे हैं कि अभी देख रहे होंगे कि अपने यहाँ से बहुत सारे जो प्रवासी हैं या वहाँ के जो उनको वापस भेज रहा है, इवन इंडियन को भी वापस भेज रहा है। तो वो अपने खर्च को नियंत्रित करने के लिए उनके एक एजेंडा में था अभी जब से ट्रंप बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर इस वजह से वहाँ परमाणु जो हमारा जितने भी जलवायु सम्मेलन हो रहे हैं वहां से भी अमेरिका अलग हट रहा है, और अन्य देश भी जो हैं जो विकासशील देशों पे सारी चीजों को लादना चाह रहे हैं, टेक्निक्स नहीं उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। ये वही बात हुई कि शुरू में हम अपना उद्योग का डेवलपमेंट करने के लिए हम विश्व का या धरती का हम खूब दोहन किए। जब इन लोगों का मौका आया डेवलपमेंट करने का तो हम उनके ऊपर तमाम तरह का बाउंडेशन लागू कर रहे हैं। भाई अगर आप जब आप जैसे हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो मिडावल पीरियड में या मॉडर्न इंडिया से पहले जितना भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ, तो उसमें ब्रिटेन कितना दोहन किया होगा पूरे विश्व का। तो वो पॉल्यूशन फैलाने में विकसित देशों का ज्यादा हाथ है। लेकिन अब क्या है कि भारत तीसरा देश है इसमें उत्सर्जन करने में, अमेरिका चाइना के बाद भारत का तीसरा स्थान हो गया है। तो वो एक इंटरनेशनल एक मुद्दा अलग हुआ, लेकिन हमारी घरेलू आवश्यकताएं भी है कि हम स्वच्छ ऊर्जा दे लोगों को। उसको एक पॉलिटिक्स की बातें हुई कि हम जो हमारे पास टेक्निक नहीं है, टेक्निक नहीं मिल पा रहा, तो एक कंपल्सन हुआ। लेकिन हमारी जरूरत क्या है, स्वच्छ ऊर्जा, इसलिए परमाणु ऊर्जा पे हमको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन परमाणु ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाएगा, जिससे भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।
समझ पा रहे हैं आप इस लाइन को? दीर्घकालिक, समझ पा रहे हैं? विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन निम्नलिखित के लिए तैयार है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, बार बार आ रहा है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है। भारत क्या है कि तीसरा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है विश्व में। अगर हम परमाणु ऊर्जा पे शिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हमारा जो लक्ष्य है वहां पहुंच पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी पॉलिसी बन रहा है ना, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं नेट जीरो को, जो नेट जीरो प्राप्त करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है 2070 में, हम कितना प्राप्त कर पाएंगे तो बात की बात है, लेकिन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। कोई भी ऐसी बजट में इसलिए इसको घोषणा किया गया है। इसलिए बजट में जब आ गया इस तरह का प्लान तो आपको उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। भारत को 2047 तक परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, वो आया था शुरू में भी, ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार आप जान लीजिए, ठीक है, कहां तक विस्तार है। वर्तमान क्षमता कितना है? 8180 मेगावाट, जान लीजिए, फैक्चुअल है। 2031-32 तक अनुमान कितनी है? तो 22,480 मेगावाट का। देखिए मतलब कितना ज्यादा बढ़ोतरी होगा इन 5-7 सालों में ही। अभी हम 8180 मेगावाट के आसपास उत्पादन कर पाते हैं। अभी जो हम उत्पादन कर पा रहे हैं वर्तमान में कितना है? 8180 है मान लीजिए, और हम जो है 2031-32 तक 22,480 मेगावाट है। ये मेगावाट है, लगभग जो है लगभग 3 गुना के आसपास हमारा जो अनुमानित क्षमता का लक्ष्य है कि हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो और निर्माधीन रिएक्टर भी आप समझ लीजिए, इसके जब इतना क्षमता हमारा है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही होगी। तो अभी देख लीजिए कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 रिएक्टर निर्माणाधीन है। जब ये पूरे हो जाएंगे तो सोच लीजिए कि हमारी उत्पादकता क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसलिए 10 को बनाया जा रहा है कि हमारा जो 2047 तक वैश्विक लीडर जब बनाना है हमारे भारत को इस क्षेत्र में, तो इन रिएक्टर की स्थापना करने से क्या होगी? परमाणु उत्पादकता बढ़ेगी। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि आगामी परियोजनाएं जो हैं अमेरिका के सहयोग से आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में 6x1208 मेगावाट का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। ये तुरंत खुल जाएगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप जान लीजिए, ठीक है। तभी हम 2047 तक भारत को परमाणु ऊर्जा में लीडर बना पाएंगे। अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देख लीजिए। परमाणु मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? परमाणु मिशन परमाणु ऊर्जा भारत को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरने में सक्षम बनाता है, ठीक है, कथन सही है। दूसरा क्या है? परमाणु मिशन का लक्ष्य 2047 तक देश को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। दोनों कथन जो है सही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? देखिए दूसरा जो टॉपिक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको जो है एपीडा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसलिए इसको एपीडा, शॉर्ट में एपीडा कहते हैं, ठीक है। वाणिज्य विभाग एपीडा के माध्यम से 15वें वित्त आयोग चक्र, 15वें वित्त आयोग का चक्र क्या बता रहा है? 2021-22 से 2025-26 के लिए कृषि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत फलों और सब्जियों के निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये जो प्रोत्साहन योजना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत फलों और सब्जियों के निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अब मान लीजिए कि फल और सब्जी को हम निर्यात का बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा? यहां से इनकम होगा, डॉलर का इनकम होगा, ठीक है। इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है।
और अगर हमको इनकम होगा तो जो इसके जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको सही मूल्य मिल पाएगा। देन इस पे हम नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के बारे में जानते हैं। क्योंकि इस तरह के जितने भी संस्थान हैं हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी संस्थान न्यूज में रह रहे हैं उनको शामिल करने के लिए। इस तरह के संस्थान से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रहता है यूपीएससी के पीटी में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, ठीक है, उनके लक्ष्यों के बारे में जरूर से जरूर 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे आप। तो आप क्या समझते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन तो न्यूज में था लेकिन हमने ध्यान से नहीं देखा, हमने सुना था इसके बारे में, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो फिर आप उसके उत्तर को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कराने का हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी न्यूज में इस तरह के संस्थान आ रहे हैं या संगठन आ रहे हैं उसको मैं करंट अफेयर्स में जरूर शामिल करूं, साथ साथ उससे क्वेश्चन बना लूं, ताकि आपको उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिमाग में बन जाए। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके बारे में, एपीडा के बारे में। एपीडा का मतलब कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, हिंदी में जैसा कि ऊपर भी आया था। इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये कहाँ है? वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये भी आप जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में अधिनियम के तहत। इसका अधिनियम का नाम है, ये भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि किस अधिनियम के तहत जो है, और अधिनियम का नाम इससे रिलेटेड ऐसा दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कौन सा अधिनियम था, इसी तरह का नाम देगा। जब तक आप ध्यान से नहीं देखे रहेंगे तो आप गलत मार के आएंगे। इसका नाम है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत 1985 में, ईयर भी दे देगा, पता चला 1987 दे दिया, आप 1985 पढ़े और ध्यान से 87 था कि 86 था। यही सब चीजें ध्यान देने की बात है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। अब पता चला कि आपको दे देगा नागपुर, मुंबई, और आप कंफ्यूज हो यार नागपुर में था कि मुंबई में था कि बनारस में था। यह भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए ये भी पूछ सकता है कि किसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, एपीडा राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी एनएबी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत परमाणु निकायों को मान्यता लागू करता है, इसकी कार्य है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ है, किस मंत्रालय के अधीन है, इसका कार्य ये है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना। ठीक है, मतलब कृषि से जो उत्पादन हो रहा है और जो कृषि से जो बनता है सब प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, तो उनके निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित करना इसकी भूमिका है। ठीक है, एपीडा निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता सुधार, बाजार और अवसंरचना विकास, प्रमाणन और मान्यता के लिए जिम्मेदार है। अगर निर्यात संवर्धन से संबंधित है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो एपीडा की भूमिका यहाँ पे है। उससे संबंधित बाजार और अवसंरचना का भी निर्माण करेगा, प्रमाणन भी देगा और मान्यता भी देगा, तो इस वजह से इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसकी उपस्थिति भी जान लीजिए, इसके 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई में, बेंगलुरु में, तेलंगाना में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, वाराणसी में, चंडीगढ़ में, भोपाल में, चेन्नई में, कोच्चि में, त्रिपुरा में, श्रीनगर में, जम्मू और लद्दाख में। तो लगभग पूरे भारत के हर एरिया को ये कवर कर रहा है। कोई भी ऐसा एरिया है जो छोड़ा होता बता दीजिए। ठीक है, तो ये अपने इंफ्रा को इसीलिए इस तरह से विकसित किया है कि अपना जो इसको रोल दिया गया है इतना बड़ा, उस रोल को सही तरीके से निभा पाए। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एपीडा राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सही है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों है, तो आंसर सी हो जाएगा। अभी आसान लग रहा है आपको क्योंकि अभी आप तुरंत कर रहे हो, लेकिन जब आप अगर थोड़ा सा वो हो जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है कि यार ये था कि नहीं। इसलिए मैं कराने के बाद तुरंत क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये फैक्चुअल, डिट्टो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आदमी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में भूलता है। उसमें आपकी हमारी गलती नहीं है। वो फैक्चुअल ऐसी चीज है ना कि बार बार जब दिमाग के सामने जाता है तब वो याद आ जाता है। इसका जब पीडीएफ हम देंगे तो उसको एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि संगठन से या ऑर्गेनाइजेशन से या संस्था से 4 से 5 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आप पीटी का किसी भी ईयर का उठा के पेपर देख लीजिए, 4-5 ऐसा संगठन का नाम देगा ना,
आपको लगेगा कि मैं सुना था अखबार में, अगर अखबार थोड़ा सा भी आप देखते होंगे तो, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में ध्यान से या उसको किया नहीं, तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि वहां तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है सही उत्तर और नहीं उत्तर होने में। ठीक है, तीसरा है हमारा ज्ञान भारतम मिशन। ये भी जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी शुरुआत की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। अभी बजट की बात, बजट हाल ही में पेश किया गया 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी बजट में जो भी चीजें इस तरह की आई है, जो मिशन आई है या कुछ इस तरह की बातें होगी, तो मैं उसको जरूर शामिल करूंगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ठीक है, तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का व्यापक सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया। अब सोचिए कि भाई भारत का जो पांडुलिपि है उसको कैसे संरक्षित कीजिएगा। हालांकि संरक्षण करने का काम किया जाता है, लेकिन आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें जो है लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पांडुलिपि में है, संरक्षित है, तो वो खराब होने का डर है उनको, तो उनका संरक्षण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की स्थापना की गई है, बजट में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, उस वो जो भी उसका 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 साथ साथ जो है व्यापक सर्वेक्षण भी करेगा, सर्वे भी करेगा, दस्तावेजीकरण मतलब कि उसको सही तरीके से रखेगा और संरक्षण भी करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में फैली 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना है। आप सोचिए, आप ऐसे समझिए कि 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपि जो है अभी इन इन जगहों पे फैली हुई हैं, उसको संग्रहित करने का इसको काम दिया जाएगा। तो ठीक है, इतिहास को संरक्षित करके रखने के लिए हमारी भूमिका होनी चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इतिहास को सही तरीके से जानकारी दे पाए। ठीक है, हर चीज के लिए गूगल पे डिपेंडेंसी ना हो। ज्ञान भारतम मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय ज्ञान प्रणालियों के राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना है। ठीक है, डिजिटल भी किया जाएगा इसको। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक ज्ञान को संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में काम करेगा, जिससे दुनिया भर के शोधकर्ताओं, छात्राओं और संस्थानों के लिए सुलभ हो पाएगा। अब कितनी बढ़िया चीज है, कितना बड़ा इनिशिएटिव है कि अगर उसको डिजिटल किया जाएगा तो छात्रों के लिए भी सुलभ होगा, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी सुलभ होगा, तो कुछ नई चीजें भी निकल के आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो एग्जिस्टेंस है। तो अगर उन पांडुलिपि का प्रयोग करके कोई रिसर्च स्कॉलर कोई नया चीज निकाल के दे, जानकारी दे लोगों को, तो हमारे सभ्यता के हित में होगा, वो हमारे संस्कृति के हित में होगा। ठीक है, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा विज्ञान और दर्शन जैसे क्षेत्रों में फैले भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करके मिशन का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है भाई। हमारा आयुर्वेद महान माना जाता है, गणित में भी जो है जीरो की खोज यहीं हुई, भारत में ही हुई, खगोल विज्ञान को भी माना जाता है, भाषा में तो पहले से ही समृद्ध है, भारतीय दर्शन अपने आप में समृद्ध है। तो अब ये कह रहा है कि इन क्षेत्रों में जो फैले हुए ज्ञान है, उन फैले ज्ञान को जो है एक जगह वो स्टोर करेगा या संग्रहित करेगा, और उससे क्या होगा कि आधुनिक शिक्षा से फिर उसको जोड़ देगा। तो जब आधुनिक शिक्षा से जुड़ेगा तो नया इनोवेशन भी निकल सकता है उससे। तो इनोवेशन निकलेगा तो उससे क्या होगा कि हित में होगा, सतत विकास में होगा। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब यही होता है ना कि जिस रूप में हमको चीजें मिली हैं, कम से कम इस तरीके से हम विकास करें या इस तरीके से हम दोहन करें कि कम से कम उस रूप में या उससे बेहतर रूप में हम आने वाली पीढ़ी को दे पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो यही होता है, यही कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इससे जो है रिलेटेड हम प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत का एक व्यापक सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए प्रारंभ किया गया है। कथन सत्य है। उसी प्रकार दूसरा जो कथन है हमारा, ज्ञान भारतम मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना करना। यही राष्ट्रीय डिजिटल भंडार जो होगा सबके लिए उपलब्ध होगा, जहां से आप अपने ज्ञान को एक्सेस कर पाएंगे और उसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ भी पाएंगे। तो ये हेल्प करेगा, जहां से नया इनोवेशन भी हो सकता है, सरकार का अनुमान है। ठीक है, और हम चाहेंगे कि वो अनुमान सत्य हो, ताकि नए नए चीज़ों का रिसर्च हो। हम भी जो हमारा विज्ञान, हमारी भी फिलॉसफी बहुत रिच है, हम उस फिलॉसफी को लोगों को बता पाएँ। ठीक है,
तो इसका मतलब इसका कथन दोनों सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फरलो और पैरोल। अब ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में हाशिमपुरा नरसंहार के दोषियों ने फरलो से संबंधित जेल नियम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाया है। उनको नियम जो है लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे हित में नहीं है, तो वो चले गए होंगे। देन वो कारण है, और ये शब्द जो है चर्चा में है। तो अक्सर यूपीएससी क्या पूछता है, जो जो चर्चा में वो पर्चा में है। ठीक है, तो ये चर्चा में है, लेकिन वो करता क्या? आप चर्चा में क्या लगेगा कि यार वो दिल्ली उच्च न्यायालय में गया, ठीक है, क्या था? लोग घटनाओं के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। घटना तो पूछेगा नहीं कि यूपीएससी। यूपीएससी क्या पूछता है? टर्म पूछेगा, संगठन पूछेगा। ठीक है, अब ये फरलो के बारे में पूछ सकता है, पेरोल के बारे में पूछ सकता है। उसको घटना से क्या मतलब? लेकिन जनरल पीपुल क्या करता है? वो घटना के बारे में जानने लगता है कि कौन था, कैसा था, क्यों ऐसा किया। और हिंदी अखबार में भी यही लिखता है। इंग्लिश अखबार में थोड़ा सा इसको टर्म को व्याख्यायित करता है, टर्म के बारे में बताता है, तो इसलिए इंग्लिश अखबार यूजफुल हो जाता है कंटेंट हमारा। अब जानते हैं पैरोल के बारे में। पैरोल एक कैदी की सशस्त्र रिहाई है। ठीक है, शर्त के साथ रिहाई दी जाती है उनको, जिससे अपनी सजा का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया है, जिससे व्यक्ति को निर्दिष्ट शर्तों के तहत जेल से बाहर रहने की अनुमति मिलती है। यह शब्द फ्रांसीसी वाक्यांश जे डोने मा पैरोल, मैं अपना वचन देता हूं, से उत्पन्न हुआ है, जो कैदी की शर्तों के पालन में विश्वास का प्रतीक है। मान लीजिए कैदी को जो शर्त दिया जाएगा, उस शर्त को मान के ही वो बाहर जाएगा। वो उस शर्त, उस वचन से वो मुकर नहीं सकता है। ये इसका मतलब अर्थ है। ठीक है, और उसी आधार पर उनको दिया भी जाता है कि आप अपना जो जेल की सजा है उसका कुछ हिस्सा बाहर रह के भी काट पाओ। ठीक है, पैरोल के प्रकार। नियमित पैरोल पारिवारिक मामलों में आमतौर पर 1 महीने जैसे सामान्य कारणों के लिए दी जाती है। पारिवारिक में जो मान लीजिए कि कोई जेल में कैदी है, उसके परिवार में कुछ घटना हो गई, मान लीजिए उसके पिताजी गुजर गए हैं, या कुछ ऐसा ऑकरेंस हो गया कोई, जिस वजह से उसको जो है वो जेल न्यायालय से, जेल प्रशासन से उसने रिक्वेस्ट किया कि हमको जो है पैरोल दिया जाए 30 दिन का, 20 दिन का, तो वो उसको मिल जाता है। ठीक है, आपातकालीन में भी मिल सकता है। सख्त निगरानी में गंभीर स्थितियों में, किसी की मृत्यु हो गई, कोई घटना हो गई आपात स्थिति में, तो उसमें भी मिल जाता है। ठीक है, अब पैरोल की शर्तें क्या हैं? अधिकारियों को अनिवार्य रिपोर्टिंग। आप मान लीजिए कि आप पैरोल पे बाहर हैं, तो जो अधिकारी है आप उसको बताएंगे, अनिवार्य रिपोर्टिंग आपकी रहेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सबका आपको जो है रिपोर्टिंग। जैसे आप लोग याद कीजिए कि संजय दत्त जब जेल में था तो पैरोल पे अक्सर वो बाहर जाता था। ठीक है, बाहर मतलब इन शर्तों को पूरा करता होगा तभी वो जाता था। ठीक है, दूसरा है कोई आपराधिक गतिविधि, खराब शराब या नस्ली दवाओं का सेवन नहीं। ठीक है, आपराधिक गतिविधि नहीं करेंगे आप, शराब का सेवन नहीं करेंगे। अब कौन देख रहा है? घर के अंदर आप शराब का सेवन कर रहे हैं, थोड़ी ना देख रहा है। लेकिन नस्ली दवाओं का सेवन नहीं करेंगे। अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन। अदालत जो भी प्रतिबंध लगाती है, जैसे मान लीजिए कि आपको विदेश जाने पर प्रतिबंध आता है, तो उसको आप मानेंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, अब फरलो के बारे में हम जानते हैं। फरलो कानूनी प्रावधानों के तहत कैदियों को दी जाने वाली एक अस्थायी छुट्टी है ये। ठीक है, फरलो का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखना। ठीक है, फरलो में क्या है कि कानूनी प्रावधानों के तहत कैदियों को दी जाने वाली एक अस्थायी छुट्टी है। उनको एक छुट्टी दी जाती है, उसमें तो कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप, इसमें अंतर, आपको अंतर भी आगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है उससे आप समझिए अंतर। कि उसमें क्या है कि आपको कोई कारण होता है तब दिया जाता है। इसमें आप छुट्टी ले सकते हो जेल से कि भैया जो है हमको छुट्टी चाहिए, तो उनको भी छुट्टी के प्रावधान दिया गया। कैदियों का ये अधिकार है कि हमको छुट्टी, जैसे आप नौकरी करते हो तो छुट्टी चाहिए ना, तो छुट्टी मिलता है कि भाई हमको किसी का परिवार से मिलना है तो छुट्टी चाहिए। तो ये है वो फरलो के तहत दी जाती है, और उसमें कारण होता है। जैसे विवाह आपके यहाँ पड़ गया तब उसमें वो मिलेगा, लेकिन फरलो में आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है? पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखता है। मान लीजिए कि कोई जो है कैदी है, उसको सजा हो गई उम्र कैद की, तो अपने परिवार से मिलने के लिए उसको चाहिए ना, तो उसका अगर उसका जो है व्यक्तिगत गतिविधि जेल में अच्छा है, तो इसके तहत छुट्टी मांग सकता है कि हमको छुट्टी दी जाए। ठीक है, जेल की एक रास्ता से मनोवैज्ञानिक राहत प्रदान करता है। अब जेल में बंद पड़े हुए हैं वर्षों से, बीच में अगर 15 दिन वो अपने परिवार के साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक मनोवैज्ञानिक राहत भी मिलेगी। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करता है। अब जाहिर सी बात है कि
जेल में जो कुख्यात कैदी होंगे उनको तो दिया नहीं जाएगा, जाकर पता चला बाहर में एक और मर्डर कर दे वो। ठीक है, समाज में पुनः एकीकरण में सहायता करता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि जिसको जेल हो जाता है उसके घर से लोग संबंध रखना, जैसे गांव में भी आप लोग मान लीजिए गांव में है, फलना का लड़का जो है पकड़ में आ गया किसी अपराध में, तो उससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। अगर अब फिर जेल में रह के आएगा 5 साल, लेकिन अगर वो बीच में आता जाता रहेगा तो लोग सोचेंगे कि लग रहा है कि इसको जेल से छोड़ा गया, इसकी गतिविधि कुछ ठीक हुई है, तो एक समाज में एक रास्ता भी बनेगा। मतलब उसको जो है समाज से बाहर दरबदर नहीं किया जाएगा, तो एक समाज में एक रास्ता बना रहेगा। ठीक है, अवधि और पात्रता क्या है? आमतौर पर 14 दिनों तक चलती है। इसमें 14 दिन से ज्यादा नहीं मिलता है, वो महीना भी हो सकता है, ये इसमें केवल 14 दिन होता है। ठीक है, फरलों पर बिताई गई अवधि सजा में गिनी जाती है। ठीक है, इसमें सजा में गिनी जाएगी, उसमें सजा में नहीं गिनी जाएगी, वो आपको मतलब वो होता है। गंभीर अपराधों, बलात्कार, डकैती, आतंकवाद के दोषी कैदी अपराधी हो सकते हैं, अपात्र हो सकते हैं। अगर गंभीर अपराध के जो अगर कैदी हैं उनको इसमें छूट नहीं मिलता है। जैसे उसमें अब ये सवाल पूछ सकता है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गंभीर अपराध के व्यक्ति को फरलो नहीं मिलता है। ठीक है, और इसकी अच्छाई एक है कि अगर 14 दिन आप बाहर रहते हो तो 14 दिन आपकी सजा, मान लीजिए कि 5 साल की सजा हुई तो 14 दिन उसमें गिनी जाएगी। लेकिन अगर उसमें पेरोल के तहत आप जाते हो बाहर, 1 महीना बिताते हो, तो सजा अवधि में नहीं गिनी जाएगी, आपको बाद में आकर 1 महीना काटना ही काटना है। ये डिफरेंस समझिए। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अस्थायी छुट्टी है ये, क्योंकि छुट्टी भी मिलती है। मान लीजिए कि पेड लीव समझिए, इसको पेड लीव समझिए, एक तरीके से ऐसे समझिए कि पेड लीव है। आप नौकरी कर रहे हो तो जो पेड लीव होता है तो उसमें सैलरी नहीं कटती है, वो आपको मिल जाता है उतनी सैलरी। तो उसी प्रकार से है कि अगर आप बाहर जाते हो छुट्टी पे, तो आप जेल में रहो चाहे ना रहो, वो अवधि गिनती होगी वो। लेकिन उसमें क्या है पेरोल में कि अवधि वो गिनती नहीं होगी, आपको आके फिर 1 महीना एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा अगर आप 1 महीना जाके पेरोल पे रहते भी हो तो बाहर। ठीक है, ये डिफरेंस। और पहला ये आप दूसरा देख लीजिए कि गंभीर अपराधों के व्यक्तियों को नहीं मिलता, ये अपवाद है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब अंतर, स्पष्ट अंतर आप लोग समझ लीजिए, पैरोल और फरलो के बीच अंतर। फरलो और पैरोल के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि फरलो जेल में एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दी गई छुट्टी होती है, दूसरी ओर पैरोल शर्तों पर जेल की सजा का निलंबन है, यानी दोषी की सजा फरलो की अवधि के साथ चलती है। पैरोल के मामले में छुट्टी के दिनों को सजा की अवधि में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सस्पेंड कर दिया था, 1 महीना आप भले बाहर रहोगे, मतलब 1 महीना आपको कोई सजा नहीं है, आप बाहर रहो, हम उसकी गिनती सजा में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें सजा में गिनती होगी, तो एक छुट्टी होती है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है और उसे समय समय पर प्रदान किया जाता है। कभी कभी यह बिना किसी कारण और उसके परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने के आधार पर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यही अखबार वाले अंतर करते हो सकता है संजय दत्त फरलो के तहत जाता होगा और अखबार वाले क्या लिखते थे, पैरोल पे संजय दत्त रिहा। ठीक है, तो फिर तो उसकी अवधि ही गिनती नहीं होगी, आएगा 1 महीना रह के तो फिर 1 महीना एक्स्ट्रा उसको रहना पड़ेगा। तो इससे हमको लगता है इसके तहत ही हो जाता होगा, फरलो के तहत ही हो जाता होगा, क्योंकि इसमें जो है नियम थोड़ा सा इजी है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है और विशिष्ट आधार पर दिया जाता है। कभी कभी सभी आधारों पर संतुष्ट होने पर भी सक्षम प्राधिकारी उसे पैरोल नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे समाज में छोड़ना समाज के हित के विरुद्ध हो सकता है। ठीक है, वही बात कि पता चला कि बाहर जाके कोई बड़ा अपराध कर दे, खूनखार अपराधी है। ठीक है, पैरोल की अवधि अधिकतम 1 महीने तक होती है, जबकि फरलो की अवधि 14 दिनों तक होता है। ठीक है, इसमें 1 महीना तक आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आके आपको जेलवा में 1 महीना आपको बिताना पड़ेगा। यहां अगर जाएंगे आप तो ये आपको उसमें गिनती हो जाएगी। ये सबसे मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका प्रश्न देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फरलो कानूनी प्रावधानों के तहत कैदियों को दी जाने वाली एक अस्थायी छुट्टी है, सही है। पैरोल के मामले में छुट्टी के दिनों को सजा की अवधि में शामिल नहीं किया जाता, यह अंतर में आया है, इसलिए दोनों कथन सही है। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, कोई असत्य नहीं है, तो प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी यहां भी ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कभी कभी क्या, हमेशा यहां ध्यान दीजिएगा कि ये पढ़ने के बाद हम पता चला सीधे यहां आ जा रहे हैं, यहां देख ही नहीं रहे हैं।
कि निम्न कथनों में विचार करो, ज्यादातर तो सत्य ही पूछता है। यहाँ अब क्या पूछा है, हमको उससे कोई मतलब है, हम सी मारेंगे। अब पता चला हम मान के चल रहे हैं उत्तर, लेकिन जब आंसर आ रही तो गलती हुआ, ब्लंडर हो गया है। तो ब्लंडर मत कीजिएगा आप लोग। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आप लोग नाम भी सुने होंगे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं क्यों चर्चा में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA 23 जनवरी 2025 से औपचारिक रूप से एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन गया है। ठीक है, पूर्ण संधि आधारित बन गया है, और अंतर सरकारी संगठन तो था ही। ठीक है, पूर्ण संधि आधारित मतलब इस संधि को एक पूर्णता मिल गई है, इसलिए ये न्यूज में है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ये नहीं पूछेगा कि क्या, अब इसके बारे में ये पूछता है कहीं से कहीं यूपीएससी, यही फंसाता है। यूपीएससी के काम है फंसाना आपको। तो जब तक क्लियरिटी नहीं रहेगी, अब न्यूज में, तब न्यूज में आप जान गए कि चर्चा में है, क्यों चर्चा में है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या है उसमें घुसता है यूपीएससी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों, 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति जिसमें बाघ, जान लीजिए ये, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए समर्पित है। जो 7 बिल्ली प्रजाति के जो जानवर हैं, जो बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली नहीं, उनके संरक्षण के लिए ये अंतर सरकारी संगठन है। इसमें इसे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? और उसमें आपको एक और यहाँ पे आपको एक मिल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर 50वीं सालगिरह कब? 2023 में। इसका मतलब कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया होगा, 73 में। तो 50वीं सालगिरह जब प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ, तो आपको कहने का मतलब कि इसको लॉन्च किया गया था। IBCA का मुख्यालय भारत में है, जो अनुसमर्थन के साधनों के लिए भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ये भी आप जान लीजिए। 23 जनवरी 2025 को IBCA अपने रूपरेखा समझौते के अनुसमर्थन के बाद आधिकारिक तौर पर एक अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन बन गया, ये भी जान लीजिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये पूछ सकता है कि IBCA अपने रूपरेखा समझौते के अनुसमर्थन के बाद कब आधिकारिक तौर पर एक अंतर सरकारी संगठन बन गया, कब? अब आपको वहां पर दे देगा 4 डेट, 23 जनवरी 2025, 25 फरवरी 2025। तो इस तरह का डेट वाला भी क्वेश्चन निकाल रहता ही रहता है, तो ध्यान देना चाहिए। खासकर वैसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो न्यूज में है, वहीं से उठा के पूछता है वो। ठीक है, तो ये न्यूज में है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, केवल ये नहीं पूछता वो। इसके 4 संस्थापक सदस्य हैं, अब ये भी जान लीजिए। अब इसके उसमें जाएगा तो भारत, निकारागुआ, इवास्तिनी और सोमालिया। ठीक है, इसके 4 स्थापित सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं, सॉरी। इसमें भारत है, निकारागुआ है, इस्वातिनी है और सोमालिया है। और लाइबेरिया ने हाल ही में 8 जनवरी 2025 को अनुसमर्थन किया है, मतलब 5वां देश लाइबेरिया बन सकता है। अभी अनुसमर्थन दिया है, पूरी तरीके से इसका जो प्रोसेस होता है अभी पूरी तरह से उस प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अनुसमर्थन वो दे दिया है। अब तक 27 देश IBCA में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं, मतलब कि 4 संस्थापक सदस्य हैं, 27 शामिल होने के लिए सहमति दे दिए हैं। ये था पूरा का पूरा इसके बारे में का इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्म्ड हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन एक देख ही लेते हैं, इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं, सॉरी। अब इसका IBCA का उद्देश्य हालांकि शुरू में भी क्लियर हो गया था, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना। ठीक है, 7 बड़ी बिल्ली उसी में, जिसमें बाघ, चीता, शेर और भी हैं। संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और वित्त पोषण का समर्थन करना। वित्त पोषण भी करता है, अनुसंधान भी करता है और प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिए। वन्य जीव संरक्षण के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार का मुकाबला करना। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि अवैध शिकार है ही हैं, बड़े, खासकर ये बड़े बिल्लियों का, इनका खाल बहुत महंगा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और अवैध वन्य जीव व्यापार भी होता है, मार दिए उनको, बेच दिए इंटरनेशनल मार्केट में, उनका बहुत सारी चीजें बिकता है।
तो इन सब चीजों को रोक कौन लगाएगा? ये IBCA। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सही है। दूसरा, अब तक 29 देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। 27 हैं, 22 नहीं 27 है। ये इसलिए अभी पढ़ाए थे, इसलिए हो सकता है आगे कुछ और भी इसमें अपडेट है, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि 27 देश इसमें सहमत हो चुके हैं। कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है UPSC, अब बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अब यहाँ 29 दिया, हम तो 29 फिर भी लिखे हैं, वो 28 लिखेगा, 27 लिखेगा, 28-27 में और कंफ्यूज होता है आदमी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आसपास की संख्या रहती है और आप कंफ्यूज रहते हो। तो वहां यही है कि माइनर कंफ्यूजन को आपको दूर करना हो। कैसे दूर होता है? अभ्यास से दूर होता है। लगातार आप अभ्यास करोगे तो कोई भी चीज अभ्यास से दूर हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी ध्यान देना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक ही असत्य है, 2। इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, आंसर B। ठीक है, पांचों टॉपिक किए हम लोग, पांचों टॉपिक से के क्वेश्चन किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ जो है हमारा क्लास आज समाप्त होता है। और जो स्टूडेंट यूट्यूब पे हमारा ये क्लास देखेंगे, हमारे ख्याल से उनको भी ये समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, और उससे रिलेटेड जो पांचों क्वेश्चन है वो भी समझ में आ जाएगा। साथ ही ये भी हम बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इससे रिलेटेड जो हमारा जो PDF होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा में हम विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।